अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑसिलेशंस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम अपने लेक्चर में कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। जो कोई भी पीरियोडिक वाइब्रेशन जब हो रही होगी तो उसमें जो कुछ टर्म्स यूज़ हम करेंगे वो आज हमने अंडरस्टैंड करनी है। और उसके बाद हमने SHM को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करना है। और ये क्यों हमने करना है रिलेट, ये जब आगे चलेंगे तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे। तो कुछ सबसे पहले कुछ टर्म्स जो हमारे पास SHM बॉडी कर रहा हो या वाइब्रेशन कर रहा हो तो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो वो हमने एक दफ़ा देख लेनी है। सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, डिस्प्लेसमेंट का वर्ड हम इंस्टेंटेनियस के साथ यूज़ करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से, सादा ज़ुबान में अगर बात करूं तो ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से किसी भी वक्त जो फासला होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम इंस्टेंटेनियस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एट एनी इंस्टेंट वो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन भी हो सकता है। तो किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और ये मीटर्स में ही मेजर किया जाएगा। उसके बाद अगली जो डेफिनेशन आएगी दैट विल बी एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या चीज़ हमारे पास होगी, अब जब हमने ये बात बता दी कि ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से किसी भी वक्त फासला, अब हमारा अगला ये टारगेट है कि ये मैक्सिमम कितना दूर जाता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब ये अगर ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन मूव करता है तो ये मीन से मैक्सिमम अपवर्ड कितना जाएगा या मीन से मैक्सिमम डाउनवर्ड कितना जाएगा, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा। और अगर हॉरिजेंटली वाइब्रेशन कर रहा है तो फिर मीन पोजीशन से राइट वर्ड मैक्सिमम कितना जा रहा है या लेफ्ट वर्ड मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये हमारे पास होगा इसका एम्पलीट्यूड। थर्ड डेफिनेशन आ रही है दैट इज वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन से क्या मुराद है? वाइब्रेशन मीन्स वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी इन ऑसिलेटरी मोशन। कंप्लीट राउंड ट्रिप। अब कंप्लीट राउंड ट्रिप में कुछ जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि शायद जहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो चला था वहीं पे वापस आ गया तो ये एक चक्कर पूरा हो गया। सिर्फ इतनी बात काफ़ी नहीं है। फ़र्ज़ करें कि अगर सिंपल को पेंडुलम ही है आपके पास और वो वाइब्रेशन अगर कर रहा है तो आपने उसे डिस्प्लेस किया। अब मीन पोजीशन पे अगर उसी तरह मीन से वो चला था और फिर मीन पे आ गया तो आप कहेंगे हाँ जी ये तो फिर इसका एक जो वो वाइब्रेशन है वो कंप्लीट होगी। तो इसको हम वाइब्रेशन नहीं बोलेंगे, उसने तमाम पॉइंट से हो के उस पॉइंट पे वापस आना, तब हम इसे वन वाइब्रेशन काउंट करेंगे। हम इस तरह इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर मीन पोजीशन से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की है तो अगर लेफ़्ट राइट उसकी मोशन है, मीन से पहले ये लेफ़्ट जाएगा एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो एम्पलीट्यूड है इसका उसको कवर करेगा, फिर उस एक्सट्रीम से मीन पे आएगा, इस मीन से अदर एक्सट्रीम जाएगा, उस अदर एक्सट्रीम से फिर मीन पे आएगा। तो अब हम बोलेंगे कि इसका एक चक्कर पूरा हो गया, इसको हम बोलेंगे ये इसकी वन वाइब्रेशन हो चुकी है। इसी तरह कोई और ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेशन कर रहा हो तो वो कंप्लीट, अब इसमें एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि जो मोशन है इसमें 4 दफ़े एम्पलीट्यूड कवर होता है। तो 4 दफ़ा एम्पलीट्यूड जब कवर होगा तो इसको हम बोलेंगे इसकी वन वाइब्रेशन हो चुकी है। या वन वाइब्रेशन में अगर हम बात करें कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है तो इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। थर्ड डेफिनेशन इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है जी? एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा ये हम बोलेंगे ये इसकी टाइम पीरियड है, और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास होगा सेकंड। फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितनी वाइब्रेशन कर रहा है ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और इसका यूनिट टाइम पीरियड के इन्वर्स है, पर सेकंड या हर्ट्ज भी इसे बोलते हैं। और यहाँ से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो हम यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज़ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर।
हाँ जी, दूसरा जो हमारा पोर्शन है आज का जो लेक्चर है उसका, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करना है। और ये रिलेट हम क्यों कर रहे हैं? असल में हम अब क्या करना चाह रहे हैं, हम कोई भी एसएचएम परफॉर्मिंग बॉडी के लिए उसके डिस्प्लेसमेंट का, उसके बाद उसकी वेलोसिटी का और उसकी एक्सेलरेशन का, ये 3 फार्मूलाज हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। अब देखें, हम मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है उसका तो चले हम बता ही सकते हैं। अगर मैस स्प्रिंग सिस्टम है या कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका मैक्सिमम जो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एम्पलीट्यूड है, वो तो हमें पता होगा, वो 2 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा और मैक्सिमम जब वो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी मीन पे वेलोसिटी क्या है, एक्सट्रीम पे क्या है, ये हमें पता है कि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी उसकी 0 होगी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसी तरह मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम होगा, एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। ये चीज़ें हमें पता है। अब बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, मीन और एक्सट्रीम के बिटवीन हम कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लें, वहाँ पे हमने अगर इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, वहाँ पे हमने अगर इसकी वेलोसिटी बतानी है और इसकी हमने एक्सेलरेशन बताना है, तो उसके लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, और ये उसका डिटरमिन करना बड़ा डिफ़िकल्ट एक टास्क होगा। तो हम इससे प्रीवियस जो हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स हमने पढ़ी थी, उससे प्रीवियस सर्कुलर जो मोशन है हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और सर्कुलर मोशंस के जो हमारे पास फार्मूलाज हैं उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई करके हमने एसएचएम के लिए फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। अब हम किस तरह इसके कर रहे हैं जी? अब यहाँ पे 3 डायग्राम आपको नज़र आ रही हैं। एक तो वर्टिकल मैस स्प्रिंग एक सिस्टम है, ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इसकी मोशन अप एंड डाउन है। ये ए इसकी मेन पोजीशन है, बी अपर एक्सट्रीम है और सी लोअर एक्सट्रीम है। तो ये ए से बी की तरफ जाता है, बी से ए की तरफ, फिर ए से सी की तरफ, सी से ए की तरफ, इसी तरह ये अपनी मोशन को रिपीट करता जाता है। P1 पॉइंटर इसके साथ अटैच है जी। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए कोई ऑब्जेक्ट P है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इस तरह मूव कर रहा है कि इसका टाइम पीरियड और वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड ये दोनों सेम है। क्या बात मैंने आपको बताई है कि हम दोनों की मोशन को इस तरह रिलेट कर रहे हैं कि जो टाइम पीरियड वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम का है वही एग्जैक्ट टाइम पीरियड P पॉइंट का है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जितने टाइम में वो P पॉइंट सर्कल के गिर्द चक्कर पूरा कर लेता है, उतने ही टाइम में मैस स्प्रिंग सिस्टम अपनी 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है। अब दूसरी चीज़, ये जो P पॉइंट सर्कुलर मोशन में हमें आ रहा है नज़र, इसका प्रोजेक्शन हम DE डायमीटर पे देख रहे हैं। DE डायमीटर पे हमें इसका प्रोजेक्शन आ रहा है नज़र, और ये N पॉइंट हमें यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन बता रहा है। ON असल में ये एरो, ये जो लाइन है, ये हमें उसका प्रोजेक्शन बता रही है। अब N पॉइंटर की मोशन और वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन, ये दोनों एक दूसरे का ये रेप्लिक हैं। तो इसका मतलब है कि हम N पॉइंटर के लिए अगर फार्मूलाज ड्राइव कर लें, वही सारे फार्मूलाज वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी होंगे। अब हमने करना क्या है, हमने N पॉइंटर जो कि P पॉइंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका प्रोजेक्शन है। इस N पॉइंटर के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के फार्मूलाज ड्राइव करने हैं, और यही फार्मूला सारे वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसी डायग्राम को ज़रा एक दफ़ा आप देखें N पॉइंटर के लिए, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि P पॉइंट जब O1 से P पॉइंट पे आया है, ये जब हॉरिजेंटली इनिशियल पोजीशन इसकी O1 थी, यहाँ से जब P पे पहुँचा है, इसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज़ एंगुलर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो थीटा है हमारे पास, और उसके बाद इसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है दैट इज़ x0 जो कि रेडियस है इसका, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और जब ये P पॉइंट पे था उस वक्त N पॉइंटर का जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज़ x। अब हमारे पास ट्राइंगल है ONP। अब ONP ट्राइंगल में एक चीज़ देखी जा सकती है कि
पी एन, ये जो एंगल है ये जिसे हम एन पी ओ एंगल भी कह सकते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू O1 OP, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर O1 OP एंगल थीटा के इक्वल है तो फिर NPO एंगल भी थीटा के इक्वल होगा। अब हमारे पास ONP ट्राइंगल में एंगल आ चुका है। अब यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के सामने वाली साइड ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो ON साइड परपेंडिकुलर है और OP साइड हाइपोटेन्यूज है। ON इक्वल्स टू एक्स एंड OP इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स ओवर एक्स नॉट। यहाँ से हम राइट कर सकते हैं एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये एन पॉइंटर के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ चुका है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। अब ये यहाँ से हमारे पास एक और चीज़ जो है वो क्लियर हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अब देखें एक्स नॉट तो चेंज नहीं होना, ये तो रेडियस है, ये मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, ये तो चेंज नहीं होगा। जो चीज़ चेंज होगी दैट विल बी थीटा। जब थीटा ज़ीरो होगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो ज़ीरो होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उसके लिए हम ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।